हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे टीचिंग पॉइंट में। ये वर्ग 8 का अध्याय 3 है और प्रश्नावली 3.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए इनके प्रमुख गुणों को समझाइए। सरल एवं बंद आकृति, देखते हैं हम लोग सरल आकृति और बंद आकृति क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बोला है ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है, ठीक है, तथा चारों ओर या चारों ओर बोलिए या तरफ बोलिए से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। क्या है? ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। मतलब हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे एक फिगर ले लें इस तरीक़ा से, अगर कोई आकृति इस तरीक़ा से बनना है, त्रिभुज बनाना है और यहाँ से ये काट दी यहाँ से, तो ये क्या हो गया, ये दूसरे वाले लाइन को, ये पूरा लाइन यहाँ से था, ये तीसरा लाइन इसको यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ काट दी, तो इसको हम लोग सरल आकृति नहीं बोलेंगे। मतलब ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है, खुद को अपनी रेखाखंड को नहीं काटती है, तथा चारों ओर से क्या होती है, बंद होती है, चारों तरफ बिल्कुल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 3 रेखाखंड लिए हैं, मान लीजिए कि ABC, यहाँ पे 3 रेखाखंड ले लिए, ये तीनों रेखाखंड जो है एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही है, यहाँ सिर्फ मिल रही है, काटती नहीं है, तो ये एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बंद आकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बंद आकृति बोलेंगे। और साथ ही ये एक दूसरे को नहीं काट रही, इसीलिए सरल आकृति भी है, ठीक है। अब इसी तरीक़ा से हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पे ABCD कर लेते हैं। जैसे पे यहाँ देख रहे हैं 4 रेखाखंड है, जैसे कि AB BC CD AD, लेकिन ये चारों रेखाखंड आपस में एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, सरल आकृति हो जाएगी। और चूंकि ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, कहीं पर भी खुली हुई नहीं है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बंद आकृति बोलेंगे। अगर इस तरीक़ा से यहाँ पे ऐसे रहता और यह बना हुआ था, यहाँ पे खुला हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोल देते खुली आकृति है। अगर यहीं पे इसको हम लोग बंद कर देते तो ये क्या हो जाता, बंद आकृति हो जाती। अब इसी तरीक़ा से इसकी चर्चा करें तो देखिए, ये भी क्या है, यहाँ से एक दूसरे, इसका भी रेखाखंड क्या है, यहाँ पर नहीं काट रही है एक दूसरे को, और ये भी, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, सरल आकृति तो होगी ही, और साथ में ही ये एक दूसरे खुली हुई भी नहीं है, तो इसीलिए ये बंद आकृति भी हो जाएगी। अब बोला है इसका प्रमुख गुण क्या है, तो हम लोग प्रमुख गुण का पहले चर्चा कर लिए कि यह आकृति स्वयं को नहीं काटती है। मतलब मान लीजिए ये इसका रेखाखंड है और ये भी इसका रेखाखंड है, ठीक है। अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो यहाँ से मिलना चाहिए, अगर सपोज ये यहाँ से मिल जाए तो ये सरल आकृति नहीं होगी, लेकिन अगर इसको यहाँ से मिला दिए तो ये सरल आकृति होगी। तो इसका गुण हो गया क्या, यह आकृति स्वयं को नहीं काटती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यह रेखाखंड हो जाएगा यहाँ पे चूँकि। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यह 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। 3 या 3 से, देखिए यहाँ पे 1 2 3 रेखाखंड है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेखाखंड है। ये 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है और एक दूसरे को ये नहीं काटती है, ठीक है। अब इसका हो गया दूसरा नंबर का सवाल का जो है वो देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरा नंबर का सवाल में है कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, ठीक है। वो सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है, कौन सी अवतल है। यहाँ पे 3 तरह का है। यहाँ सबसे पहले बोल रहा है कि कौन सरल है, सरल आकृति है, और कौन बंद है और कौन खुली हुई है, एक कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया उत्तल है, कौन सी अवतल आकृति है। देखिए सरल आकृति क्या हुआ, वैसी रेखाखंड जो एक दूसरे को नहीं काटती हो, स्वयं को नहीं काटती हो। तो यहाँ पे रेखाखंड देख लीजिए, ये स्वयं को नहीं काट रही है, तो इसीलिए ये सरल आकृति हो गई। साथ में देखिए ये पूरा इसका रेखाखंड जो है बिल्कुल भी बंद है, तो इसीलिए इसको हम लोग बंद आकृति भी कह देंगे। अब उत्तल और अवतल की बात है, अगर ये बाहर की तरफ उभार है तो इसको हम लोग बोल देते हैं उत्तल आकृति। साथ में ये क्या हो गया, 3 कंडीशन हो गए यहाँ पे। ये सरल आकृति भी हो गई क्योंकि ये इसका रेखा एक दूसरे, ये खुद की रेखाखंड एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही है, और साथ ही क्या हो गया, बंद आकृति, क्योंकि ये इसका रेखाखंड कहीं पर खुला हुआ नहीं है, तो ये बंद आकृति भी हो गई। और क्या हो गई, उत्तल आकृति, क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो ये हो गया उत्तल आकृति। अब इसकी बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पे ये इसकी रेखाखंड भी एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है, ये यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सरल आकृति तो हुई ही, और साथ में ये बोल रहा खुली है कि बंद है, तो चूंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या खुला हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, खुली आकृति हो जाएगी। अब उत्तल अवतल का तो होगा ही नहीं क्योंकि ये इसका कोई भी भाग उभरा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये आकृति क्या है, सबसे पहली बात सरल आकृति, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि इसका ये वाला जो है, ये वाला
ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पे काट रही है, तो इसीलिए ये सरल आकृति नहीं है, क्योंकि सरल आकृति में खुद की रेखाखंड को नहीं काटती है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, खुली हुई आकृति हो जाएगी। सरल आकृति नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, खुली हुई। यहाँ पे इसका एक हिस्सा जो है क्या है, यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसीलिए ये हो जाएगी खुली हुई आकृति। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पूरा क्या है, यहाँ से मिला हुआ है यहाँ पे, और एक इसका स्वयं का रेखाखंड एक दूसरे को कहीं पर नहीं काट रही है, तो इसीलिए सरल आकृति होगी। साथ में ये पूरा एकदम बंद है, तो इसीलिए बंद आकृति होगी। और उत्तल और अवतल की बात, क्योंकि इसका हिस्सा जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगी, अवतल आकृति हो जाएगी। तो इसमें तीनों हो गया, सरल भी है, बंद भी है, अवतल भी है। तो हम लोग इसको लिख के देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहला में था सरल आकृति, सरल आकृति, बंद आकृति, ये हम ऊपर, इसका मतलब हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद सरल आकृति, बंद आकृति थी, उसके बाद यहाँ पे उत्तल आकृति। ये हो गया आपका दूसरा का पहला फिगर का सवाल। अब दूसरा उसी के दूसरा में था कि उसका एक हिस्सा खुला हुआ था, तो सबसे पहली बात तो था कि वह सरल आकृति, सरल आकृति, और दूसरा क्या हो गया, उसका एक हिस्सा खुला हुआ था, इसीलिए क्या हो जाएगी, खुली आकृति भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, खुली आकृति। तीसरा नंबर पॉइंट्स का क्या था, वो एक दूसरे को काट रही थी, और एक हिस्सा उसका क्या था, खुला हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये इसका एक हिस्सा खुला हुआ था यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, खुली आकृति बोल देंगे। इसका क्या हो जाएगा, खुली आकृति। और इसी का चौथा का आंसर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पर सरल आकृति तो है ही, बंद है, सरल आकृति, यहाँ पर भी आकृति डाल दीजिए, सरल आकृति हो गई यहाँ पे, और बंद भी थी, बंद आकृति, और क्या थी, अवतल आकृति थी, अंदर की तरफ धसी हुई थी, अवतल आकृति। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा नंबर का आंसर। पहला का हो गया सरल आकृति, उसी में बंद आकृति भी है और उत्तल आकृति भी। दूसरा का हो गया सरल आकृति भी है, खुली आकृति भी है। और तीसरा का हो गया खुली आकृति है सिर्फ, और यहाँ पे हो गया तीसरा, चौथा का सरल आकृति भी है, बंद आकृति भी है और अवतल आकृति भी है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल का आंसर क्या है। तीसरा सवाल में है, यहाँ बोला नीचे दिए गए बहुभुज के नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। नाम लिखना है, तो हम लोग देखेंगे जिसमें 3 भुजा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। जिसकी 4 भुजा हो जाती है तो उसे हम लोग चतुर्भुज। जिसकी 5 है तो पंचभुज, जिसकी 6 है तो षटभुज। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 भुजा, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, षटभुज हो जाएगा। अब बोला विकर्ण खींचने के लिए, तो विकर्ण हम लोग क्या करते हैं, कोना कोना मिलाते हैं। जैसे इसको यहाँ से मिला दिए, फिर इसको यहाँ से मिला दिए, फिर इसको यहाँ से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें 6 थी, इसमें देख लेते हैं A B C D E F। हम लोग जब भी इसका ये करेंगे, नोमेन करेंगे, तो एक सीरियल नंबर से करेंगे। इधर से आना तो इधर से, जहाँ से भी स्टार्ट करना है एक सीरियल नंबर से। क्योंकि इसमें रेखाखंड की संख्या कितना, भुजा की संख्या कितना है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, षष्ठभुज हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं षष्ठभुज हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग बोला विकर्ण की संख्या ज्ञात की। चलिए हम लोग विकर्ण मिलाते हैं, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन से 4 विकर्ण, यहाँ इसको लाके हम लोग यहाँ से मिला देंगे, 5 विकर्ण, 6 विकर्ण, और यहाँ से यहाँ तक मिला दिए 7 विकर्ण। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरीक़ा से मिला देंगे, 8 विकर्ण, यहाँ से हो गया 9 विकर्ण। टोटल विकर्ण की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या हो गया
ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पहले इसको मिलाए, फिर इसको यहाँ से मिलाए, फिर इसको यहाँ से मिलाए, ठीक है। फिर अब यहाँ से हम लोग उठाए, फिर इसको ए से मिला दिए, फिर सी को ई से मिला दिए, ठीक है। तो हो गया 3 2 5। अब 5 में फिर क्या हो गया, इधर हो गया बी को डी से मिलाए 6, यहाँ ए को ई से मिलाए 7, फिर यहाँ से हम लोग ए को डी से मिला, कितना हो गया 8, यहाँ से ई को बी से मिला दिए, कितना हो गया 9 हो गया। क्योंकि भुजा की संख्या 6 थी, इसीलिए हम लोग षष्ठभुज बोल दिए इसको, और विकर्ण की संख्या कितना हो गई 9 हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला नंबर क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर में है यहाँ पे, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में, कितनी बहिर्भाग में। अभ्यंतर का मतलब हो गया, अगर कोई भी है, त्रिभुज है या चतुर्भुज, कोई भी आकृति है, अगर उसके अंदर में है तो हम लोग बोलेंगे अभ्यंतर भाग, और जो बाहर में है, ये चतुर्भुज के बाहर में है, तो इसको हम लोग बोल देंगे बहिर्भाग। जैसे कि अंदर में देखते हैं कितना कार है, 1 2 3 4 5, यानी कि अभ्यंतर में कितना हो गया 5 कार। बहिर्भाग में देखेंगे, ये चतुर्भुज के बाहर में कितना है, 1 है 2 है 3 है, तो बहिर्भाग में कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यंतर में हो गया कितना 5 था, 5 लिख देंगे, और बहिर्भाग में था ना, बहिर्भाग में 3, बहिर्भाग में हो गया 3। बस जो बाहर में है उसको बहिर्भाग बोलेंगे, जो अंदर में है उसको हम लोग अभ्यंतर बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ देख लिए। अब हम लोग चलेंगे 5वां नंबर का सवाल क्या है, अंदर अगर किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज कोई भी इस तरीका के आकृति होगा, उसके अंदर हो तो उसको हम लोग अभ्यंतर बोलेंगे, ठीक है। अगर उसके बाहर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहिर्भाग बोल देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का सवाल क्या है। नीचे के 2 कॉलम में से बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजाओं की माप का योग दिया गया है, ठीक है। भुजा के कोणों का माप का योग दिया हुआ, बहुभुज के नाम और उनके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलाइए। जैसे अब त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 900 होता है, 1260 होता है, 180 होता है, तो हम लोग को इसको मिलाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, यहाँ पे पंचभुज हो गया, सप्तभुज का मतलब 7 भुजा, 9 भुज का मतलब 9 भुजा, षष्ठभुज का मतलब हो गया 6 भुजा। भुजा की संख्या दी हुई है, इधर कोण की भी संख्या दी हुई, कोण का मान दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मैच करेंगे। कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग चैम्बर बनाए हुए हैं। अब देखिए इसका सूत्र होता है, यहाँ पे अंतःकोणों का योग निकालने का होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n जो है क्या, यहाँ पे भुजाओं की संख्या है, जहाँ n बराबर हो गया, n बराबर क्या हो गया, भुजाओं की संख्या। तब हम लोग देखेंगे त्रिभुज में कितना कोण होता है, पंचभुज में कितना, सप्तभुज में कितना, नवभुज में कितना, षष्ठभुज में कितना होता है। इसका एक सूत्र होता है, हम लोग सूत्र से डायरेक्ट निकाल लेंगे क्या होगा यहाँ पे। जैसे कि हम लोग पहला है त्रिभुज, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, भुजा की संख्या 3 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, n बराबर यहाँ पर 3 दे देते हैं, और ये फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, n-2 इंटू 180 डिग्री आ गया। तब n के जगह हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 - 2 बराबर के 180 डिग्री कर देंगे। यहाँ पे ये गुना कर रहा है, 3 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, गुना 180 डिग्री बच जाएगा यहाँ पे। तो अब 180 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ही हो जाएगा। तो यानी कि अगर भुजा की संख्या 3 है तो कोण का माप कितना निकल जाएगा, 180 निकलेगा। तो हम लोग यहाँ क्या भर देंगे, 180 डिग्री भर देंगे। सेम इसी तरीका से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पंचभुज, यानी कि भुजा की संख्या कितनी है, 5 है, तो n बराबर हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, और फॉर्मूला बैठा देंगे, यानी कि n-2 इंटू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे बराबर दे दीजिए, n के जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 दे दिए, -2 दे दिए, यहाँ पर 180 डिग्री कर दिए, गुना के टर्म में है। 5 में से 2 गए, कितना बच गया, 3, और यहाँ कितना हो गया, 180 हो गया, 18 तिया 36 हो गया, यहाँ पे 360 डिग्री हो गया, यानी कि 18 तिया गलती हो गया, 18 तिया 54, यहाँ कितना हो गया, 540 डिग्री हो गया। यानी कि अगर भुजा की संख्या 5 है
तो कोण का माप कितना निकल गया, 540 निकल गया। यहाँ पे हम लोग 540 डिग्री भर देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे सप्तभुज, सप्तभुज का मतलब भुजा की संख्या कितनी है, 7 है। यहाँ पे भुजा की संख्या कितनी है, 5 है। यहाँ भुजा की संख्या 3 है। तो सप्तभुज में हम लोग देखते हैं n बराबर यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n के जगह हम लोग यहाँ 7 रख देंगे, -2, और यहाँ पे क्या रख देंगे, 180 रख देंगे। 7 में से 2 गया कितना बचा, 5 हो गया। यहाँ पे गुना 180, 18 पंचे 90, यहाँ हो जाएगा 900 डिग्री। यानी कि अगर भुजा की संख्या 7 है तो यहाँ पे उसका कोण का जो माप निकला वो कितना निकल गया, 900 डिग्री निकल गया। अब 9 भुज दिया, 9 भुज का मतलब क्या हो गया, भुजा की संख्या 9 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भुजा की संख्या 9 है तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे। n बराबर यहाँ कितना दे दिए, 9 दे दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा, बराबर में n-2 इंटू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब n के जगह हम लोग क्या बैठा देंगे, 9 - 2 गुना कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7 बच गया, 7 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 126, यानी कि 1260 डिग्री आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1260 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कितना बोला है, अब भुजा की संख्या षष्ठ, षष्ठ का मतलब यहाँ पे भुजा की संख्या 6 है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं n बराबर कितना है, यहाँ पे हम लोग को 6 है। तो अब इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, n-2 इंटू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे n के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, यहाँ पे 6 - 2 गुना 180। अब 6 में से 2 गया कितना बच गया, 4 गुना 8 के 72, यानी कि हो गया 720 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 720 डिग्री हो गया, आपका आंसर भर गया। अब इसी तरीक़ा से यहाँ मैच हो गया। अब त्रिभुज का हो गया कितना, 180 हो गया। अब पंचभुज का हम लोग को देख लिया, यहाँ पे कितना निकला पंचभुज का, 540 है। यहाँ पे पंचभुज में यहाँ कितना है, 540 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पंचभुज को क्या चीज़ से मिला देंगे, 540 से मिला देंगे। सप्तभुज के लिए हम लोग को यहाँ कितना निकला, 900 निकला। तो सप्तभुज को हम लोग क्या करेंगे, 900 से मिला देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 9 भुज के लिए कितना निकला, 1260 निकला। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 भुज को अब हम लोग 1260 से मिला देंगे। अब यहाँ षष्ठभुज में कितना निकला, 720 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे षष्ठभुज में कितना निकला था, 720, तो हम लोग 720 से मिला देंगे। ये हो गया आपका 5वां नंबर का आंसर। अब हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर का क्या है। बोल रहा है एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। अब हम लोग को भुजा की संख्या मांग रहा है, हम लोग कैसे निकालते हैं देखिए। 5 नंबर तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर। हम लोग कोणों का अंतः कोणों का मान कितना दिया, हम लोग को 540 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बहुभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग दिया हुआ हम लोग को 540 डिग्री। अब हम लोग को भुजा मांग रहा है। हम लोग बहुभुज के अंतः कोणों का योग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, इधर कितना है, बराबर 540 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 180 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या कर लेगा, भागा। तो n-2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 540 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री। तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 18 36 18 3 54। तो n-2 बराबर हम लोग का कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, n जो है यहाँ माइनस कर रहा है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2। तो ये क्या हो गया, 3 + 2 हो गया 5। अब हम लोग क्या, भुजाओं की संख्या कितना निकल गया, अगर कोण की संख्या 540 है या कितना भी दे दे तो हम लोग इसी फॉर्मूला से जो है हम लोग भुजा की संख्या निकाल, अगर कोण दिया है तो भुजा की संख्या निकाल लेंगे, अगर भुजा की संख्या दिया हुआ है तो हम लोग कोण निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अतः बहुभुज की संख्या कितनी हो गई, अतः बहुभुज की संख्या या भुजा की, सीधा लिख दीजिए, भुजा की संख्या बराबर कितना हो गया, 5, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं इसी का 7वां नंबर, नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे बोल रहा है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। समबाहुभुज यानी कि सभी उसके भुजा जो है कितनी, सभी भुजा बराबर है और भुजा की संख्या कितनी है, 8 है। उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हम लोग को प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना है और प्रत्येक अंतःकोणों का माप ज्ञात करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समबाहुभुज की भुजा की संख्या क्या है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पहले समबाहुभुज की भुजा की संख्या, भुजा की संख्या हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ हम लोग को, संख्या बराबर दिया है 8 और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। हम लोग लिख देंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 डिग्री। यहाँ पे समबाहुभुज की संख्या कितनी दिया हुआ, 8 दिया हुआ। यहाँ पे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। अगर हम लोग 360 डिग्री में 8 से भागा दे दें तो प्रत्येक बाह्य कोणों का योग निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक बाह्य कोण का योग, क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोण का योग इतना 360 डिग्री है और हम लोग को भुजा की संख्या क्या है, 8 है। अगर हम लोग को प्रत्येक का निकालना है तो टोटल में से हम लोग को भुजा की संख्या से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। चलिए हम लोग देते हैं भागा, 360 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, 8 से। हम लोग देखते हैं 8 से कट रहा है, 8 का 8, 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ कितना बच गया, 36 में से 32 चला गया तो 4 बच गया। यहाँ पे 8 पंचे 40 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसमें एक और था, ये तो हम लोग निकाल लिए, बहुभुज के बाह्य कोण का माप निकाल लिए। यहाँ पे देख लीजिए बहुभुज के बाह्य कोणों की माप निकाल लिए। अब हम लोग प्रत्येक अंतःकोणों की माप निकालना है, और भी आसान हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग हम लोग अभी तुरंत इससे पिछले वाले नंबर में देखे थे। अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते थे, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n की हम लोग को भुजा की संख्या कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यहाँ पे 8 - 2 गुना हो जाएगा 180 डिग्री। हम लोग क्या करें, 8 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 गुना 8। अब हम लोग क्या करेंगे, 18 को 6 से गुना करेंगे, 18 पंच 90, 18 छके 108, 108 लिख दिए, ये 0 बैठा दिए यहाँ पे। यानी कि अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 1080 निकल गया, यानी कि 1080 डिग्री निकल गया। जब भुजा की संख्या हम लोग को कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ। हम लोग प्रत्येक कोण का ये मांग रहा है तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक अंतःकोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोणों का योग, कोणों का योग, क्योंकि हम लोग को भुजा की संख्या यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी हम लोग को भुजा की संख्या 8 है। तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, टोटल में क्या करेंगे, 1080 में हम लोग 8 से यहाँ पे भागा दे देंगे। चलिए हम लोग कटाते हैं, जैसे कि यहाँ लगा देते हैं 8 का 8, यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, 2 पे 8 कितना हो गया, 28, 8 तिया 24, 3 लग गया और यहाँ पर क्या बच गया हम लोग को, 4 बच गया, 8 पंचे 40 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया कट के हम लोग को आ गया यहाँ पर 135 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हो गया प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। ठीक है, ये रहा फुल डिस्क्रिप्शन। आप फिर से अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से इसको हम लोग एक बार रिमाइंड करके देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।